हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रवि भारद्वाज साइंस की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है जेनेटिक्स चल रहा है और आज जेनेटिक्स का पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, जिसके अंदर हमने कुछ वर्ड्स पढ़ लिए थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ चीज़ें उसमें बाकी रह गई थी, तो आइए उसके बारे में आगे हम आज बात करते हैं। इसमें दो शब्द आते हैं, एक तो आता है समजीनी अनुपात, जिसको कहा जाता है जीनोटाइप रेशो, और एक आता है समलक्षणी अनुपात, जिसको कहा जाता है फिनोटाइप रेशो। समजीनी अनुपात का मतलब होता है किसी जीवधारी के जीनी लक्षणों का जो अनुपात होता है, या जीनी लक्षणों का या जीनी संरचना के आधार पर जो अनुपात प्राप्त होता है, उसको कहते हैं समजीनी अनुपात। और समलक्षणी अनुपात का मतलब होता है किसी जीवधारी के ऐसे लक्षण जो हमें प्रत्यक्ष रूप से आंखों से दिखाई देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उनका अनुपात क्या कहलाता है, समलक्षणी अनुपात कहलाता है। तो समजीनी अनुपात का मतलब होता है किसी जीवधारी के जीनी संरचना का अध्ययन करने पर प्राप्त लक्षणों के अनुपात को क्या कहा जाता है, समजीनी अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समजीनी अनुपात कहते हैं। और समलक्षणी अनुपात का मतलब होता है किसी जीवधारी के ऐसे लक्षण जो हमें प्रत्यक्ष रूप से आंखों से दिखाई देते हैं। इन लक्षणों का अनुपात समजीनी अनुपात कहलाता है। इन लक्षणों का अनुपात क्या कहलाता है, समजीनी अनुपात कहलाता है। तो ये तो गया समजीनी और ये हो गया समलक्षणी। तो यहाँ पर समलक्षणी समलक्षणी अनुपात कहलाता है। जैसे मेंडल ने जब पौधे उगाए थे, मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, तो कुछ पौधे लंबे प्राप्त हुए, कुछ पौधे बौने प्राप्त हुए। तो हमें आँखों से जो चीज़ दिखाई देती है कि हाँ ये पौधा लंबा है, ये पौधा बौना है, यदि आपके सामने समान टाइम अवधि के समान टाइम पे सीडिंग की गई है, समान पोषक तत्व दिए गए हैं, समान समय उनकी ग्रोथ में लगा है, और आपके सामने 4 पौधे रख दिए जाएं और आपसे कहे कि आप देख के बताओ कौन सा लंबा है कौन सा बौना है, तो आप देख के बता सकते हो कि ये लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है। ये तो कहलाता है समलक्षणी अनुपात। यानी जैसे लंबे पौधे, बौने पौधे,
लेकिन आप उन पौधों को देखकर ये नहीं बता सकते कि संकर किस्म है या सामान्य किस्म है, ये शुद्ध पौधा है या अशुद्ध पौधा है। वो उस पौधे की जीनी संरचना का अध्ययन करने पर प्राप्त होगा। तो जब किसी जीव की या पेड़ पौधे की या जंतु की जीनी संरचना का अध्ययन करने पर जो लक्षण प्राप्त होते हैं, अनुपात प्राप्त होता है, उसे तो कहेंगे समजीनी अनुपात। और जब समलक्षणी का मतलब होगा जीवधारी के ऐसे लक्षण जो हमें प्रत्यक्ष रूप से आंखों से दिखाई देते हैं, उनके अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? समलक्षणी अनुपात कहते हैं। यहां से प्रश्न आता है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं मेडल का एकल संकर संकरण का प्रयोग, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और मेडल का द्वि संकर संकरण का प्रयोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड के अंदर ये दोनों अनुपात पूछे जाते हैं कि एकल संकर संकरण का समजीनी अनुपात क्या प्राप्त हुआ था, समलक्षणी अनुपात क्या प्राप्त हुआ था, द्वि संकर संकरण का समलक्षणी अनुपात क्या प्राप्त हुआ, और समजीनी अनुपात क्या प्राप्त हुआ। ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, तो याद रखना, ये अपन वहाँ पे भी बात करेंगे, तो आगे वर्ड आपके सामने आने वाले हैं। तो ये भी आनुवंशिकता से संबंधित ही शब्दावली है। जो भी नंबर है इसका लगभग हम 17, 18 हम पहले पढ़ चुके थे, और जो भी इसके आगे का जो नंबर है वो हमें याद रखना है, इसके आगे हम नंबर जोड़ लेना। एक शब्द आता है, अगला जो आनुवंशिकी से संबंधित शब्द आता है वो आता है सहलग्नता, लिंकेज। ये भी आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली है। सहलग्नता का मतलब क्या होता है? जैसे ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, ये कोई क्रोमोसोम है, इस पर दो लक्षणों के जीन, एक लक्षण का जीन ये है, एक लक्षण का जीन ये है। जब किसी एक ही क्रोमोसोम पर, एक ही गुणसूत्र पर दो लक्षणों के जीन बंधे हुए हैं, तो इनकी जो वंशागति होगी वो हमेशा एक साथ होगी। क्या होगी? एक साथ होगी, यानी साथ साथ होगी। ऐसा नहीं होगा कि इनमें से एक जीन ट्रांसफर हो जाए और एक नहीं हो। एक ही गुणसूत्र पर यदि दो लक्षणों के जीन बंधे हुए हैं तो दोनों की वंशागति स्वतंत्र रूप से न होकर के एक साथ ही होती है। इसे मॉर्गन का सहलग्नता का सिद्धांत कहते हैं, इसको लिंकेज थ्योरी कहते हैं, जिसके बारे में मॉर्गन ने बताया था। ड्रोसोफिला पर इसके प्रयोग किए थे, याद रखना। तो सहलग्नता जो है, सहलग्नता का मतलब क्या है? सहलग्नता का मतलब है जब किसी एक गुणसूत्र पर दो लक्षणों के जीन बंधे हुए हों या उपस्थित हों, तो इन दोनों लक्षणों की वंशागति, तो इन दोनों जीनों की वंशागति स्वतंत्र रूप से न होकर एक साथ ही होती है। इसे मॉर्गन का सहलग्नता, लिंकेज, सहलग्नता का सिद्धांत कहते हैं। तो सहलग्नता का मतलब क्या हुआ कि जब किसी एक ही गुणसूत्र पर दो लक्षणों के जीन बंधे हुए हों तो दोनों की वंशागति स्वतंत्र रूप से न होकर एक साथ ही होती है। इसे क्या कहा जाता है? मॉर्गन का सहलग्नता का सिद्धांत कहते हैं। तो ये भी एक वर्ड है, याद रखना, जो कि किसने दिया था? याद रखना, मॉर्गन ने दिया था। इसका प्रतिपादन किसने किया था? मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला जो वर्ड आता है
उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड इम्पोर्टेंट है, याद रखना। विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें हम डीएनए के बारे में चर्चा करेंगे, आरएनए के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, किसमें खोज की थी, इस सारी चर्चा इस टॉपिक में हमें करनी होती है। न्यूक्लिक अम्ल जो बने होते हैं वो याद रखना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर के बने हुए होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो है इसकी खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने की थी और मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में की थी। किसमें की थी? मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल को खोजा था और न्यूक्लियन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन नाम दिया था। और अल्टमान वैज्ञानिक ने इन्हें न्यूक्लिक अम्ल के नाम से पहचाना या न्यूक्लिक अम्ल के नाम से इनको जाना गया था। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि न्यूक्लिक अम्ल की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है, तो भी आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड। फिर हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड एक तो होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि पेंटोस शर्करा, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षारक तीनों जब मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो आइए इसमें अपन थोड़ा थोड़ा समझेंगे और डायग्राम बनाऊंगा मैं डीएनए का, आरएनए का, और उसके जो मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें याद रखना है कि न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बने होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आदि से निर्मित होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना किस किस से मिलकर बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि से न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। किसमें की थी? मवाद कोशिकाओं पस सेल्स, मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में की थी। और क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन नाम दिया था। अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। क्या नाम दिया था? अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। तो न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से निर्मित होते हैं। खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी, मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में की थी। अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया है। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, पॉलीमर। बहुलक का मतलब होता है कि कई सारी मोनोमर इकाइयां मिलकर बहुलक बनाती हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? मोनोमर हो गया।
न्यूक्लिक अम्ल क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। तो जैसे आपसे पूछ ले कि न्यूक्लिक अम्ल की मोनोमर इकाई का नाम क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड होगा। या फिर इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है, मेन स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल या फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की बात करें तो मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होगी, न्यूक्लियोटाइड होती है। क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, हम बात करें कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब होगा पेंटो शर्करा। पेंटो यानी कार्बन की संख्या जिसमें 5 होती है उसको पेंटो शर्करा कहते हैं, याद रखना। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन क्षारक हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें फॉस्फेट समूह हो सकता है, फॉस्फेट समूह। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, याद रखना, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। आगे हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं नाइट्रोजन वेसेज, ये दो टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं ये। एक तो होते हैं प्यूरीन और एक होते हैं पिरिमिडीन। और एक होते हैं पिरिमिडीन। प्यूरीन क्या होता है, पिरिमिडीन क्या होता है। प्यूरीन तो होते हैं 2 रिंग वाले नाइट्रोजन यौगिक और पिरिमिडीन होता है 1 रिंग वाला नाइट्रोजन यौगिक। 2 रिंग वाले नाइट्रोजन यौगिक, यानी जब प्यूरीन की यदि हम संरचना बनाते हैं तो इसमें 2 बलेनुमा संरचना आती हैं, याद रखना। जैसे इसमें आता है एडिनिन और एक आता है ग्वानिन। ग्वानिन को जी से डिनोट करते हैं, एडिनिन को ए से डिनोट करते हैं। पिरिमिडीन जो होगा यह है 1 रिंग या बलय वाला नाइट्रोजन यौगिक होता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो आता है इसमें साइटोसिन, इसको सी से डिनोट करते हैं। एक आता है थियामीन, इसको टी से डिनोट करते हैं। और एक आता है यूरेसिल, जिसे यू से डिनोट करते हैं। तो नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार के हो गए, प्यूरीन और एक पिरिमिडीन। प्यूरीन का मतलब 2 रिंग वाले नाइट्रोजन यौगिक, एडिनिन ग्वानिन। पिरिमिडीन का मतलब 1 रिंग वाला नाइट्रोजन यौगिक, साइटोसिन, थियामिन एंड यूरेसिल। तो ये नाइट्रोजन क्षारक पेंटो शर्करा अलग अलग पाई जाती है, डीएनए में अलग होगी, आरएनए में अलग होगी। फॉस्फेट समूह से बैकबोन बनी होती है डीएनए की। तो ये इन तीनों से मिलकर क्या बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं आगे, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है डीएनए, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लिक अम्ल, और एक होता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इन दोनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम हेडिंग डाल रहे हैं DNA। इसके बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसका पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो डीएनए का पूरा नाम क्या हो गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के खोजकर्ता की बात करें तो डीएनए का खोजकर्ता है फ्रेडरिक मिशर। कौन है? फ्रेडरिक मिशर। डीएनए नाम किसने दिया था? यदि डीएनए के नाम देने की बात करें तो डीएनए जो नाम दिया था वो जैक्रीस ने दिया था। किसने दिया था? जैक्रीस या जैक्रीस नामक वैज्ञानिक ने डीएनए नाम दिया था। डीएनए में शर्करा की बात करें कि डीएनए के अंदर शुगर कौन सी होती है, जो पेंटोस शुगर है वो कौन सी होती है? तो पेंटोस शुगर के रूप में इसमें डीऑक्सी राइबो शुगर पाई जाती है। कौन शुगर पाई जाती है? डीऑक्सी राइबो शुगर पाई जाती है। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है, डीऑक्सी राइबो शुगर पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं डीएनए की संरचना कैसी होती है। अभी मैं आपके सामने डायग्राम भी बनाऊंगा, पहले मैं डायग्राम ही इसका प्ले कर देता हूं। ये दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है। याद रखना, प्रत्येक पॉली न्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला है वो एक दूसरे की पूरक और प्रति समानांतर होती है। इसमें फास्फोडाइएस्टर बंध पाए जाते हैं और फास्फोडाइएस्टर बंध की दिशा एक दूसरे की क्या होती है? विपरीत होती है। विपरीत का मतलब है जैसे एक की दिशा होगी 3' to 5', तो दूसरी दिशा होगी इसकी होगी 3' to 5'। इनको कहा जाता है फास्फोडाइएस्टर बंध। क्या कहते हैं? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। डीएनए की स्ट्रक्चर में आगे हम बात करते हैं। ये जो दूरी है, दोनों रज्जुकों के मध्य की जो दूरी होती है ये 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है ये? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए कई प्रकार का होता है, एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए, जेडडीएनए। ये जो डीएनए है वो दोस्तों वाटसन एवं क्रिक मॉडल के नाम से जाना जाता है और ये बीडीएनए का स्वरूप होता है। कौन सा डीएनए है ये? बीडीएनए का स्वरूप है ये। इसके बारे में किसने बताया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने मॉडल दिया था, जिसे वाटसन एवं क्रिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके डायग्राम में आगे हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन क्षारक जो पाए जाते हैं डीएनए के अंदर, अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी हमने कॉमन पढ़े हैं। अब हम दोनों में अलग अलग बात करेंगे, डीएनए में कौन सा होता है और आरएनए में कौन सा होता है। तो डायग्राम साथ साथ प्ले करते चलेंगे अपन, इसके साथ साथ अपन इसमें लिखते भी चलते हैं। तो आगे अगला पॉइंट हम बात करते हैं। हमने डीएनए की शर्करा की बात कर ली। डीएनए की संरचना की बात करें तो डीएनए की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर, वो द्विकुंडलित होती है। कैसी होती है? द्विकुंडलित होती है, यानी इसको डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। द्विकुंडलित संरचना होती है। इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद हैं जैसे G4, S13, M13, ये सभी बैक्टीरियोफाज हैं। ये क्या है? ये बैक्टीरियोफाज हैं। ये इनको जीवाणुभोजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाणुभोजी। एक 5x174 ये भी जीवाणुभोजी है, याद रखना, ये भी जीवाणुभोजी है। जीवाणुभोजी का मतलब होता है जो वायरस को संक्रमित करता है,
जो बैक्टीरिया वगैरह वायरस को खा जाता है उसको जीवाणुभोजी कहते हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये जो संख्या लिखी हुई है ये नाम है, ये आपको याद करने हैं। ये जितने भी जीवाणुभोजी हैं इन सभी की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, एकल रज्जुकीय होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसी होती है, एकल रज्जु की होती है। नॉर्मली अभी मैंने आपको बताया है कि डीएनए की संरचना कैसी होगी, डबल स्ट्रैंडेड होती है, द्विकुंडलित होती है, डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं या डबल स्ट्रैंडेड भी कह सकते हैं इसको। लेकिन ये जो बैक्टीरियोफेज हैं इनकी संरचना कैसी होती है, एकल रज्जु की होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। ये द्विकुंडलित मॉडल के बारे में, द्विकुंडलित मॉडल के प्रतिपादक हैं वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक, इन्होंने 1953 में मॉडल दिया था। ये क्वेश्चन भी अधीनस्थ बोर्ड पूछ चुका है एग्जाम के अंदर, इसलिए इसको वाटसन एवं क्रिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें 1962 में इस मॉडल के लिए या इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो द्विकुंडलित मॉडल के प्रतिपादक कौन हो गए, वाटसन एवं क्रिक। अब एक अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आरपीएससी ने पूछा हुआ है कि डीएनए की संरचना का विस्तृत अध्ययन किसने किया था। तो डीएनए की संरचना का जो विस्तृत अध्ययन किया था वो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने किया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से किया था, एक्सरे विवर्तन विधि के द्वारा किया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और मोस्टली इसमें बच्चे वाटसन एवं क्रिक ही आंसर देते हैं, लेकिन वाटसन एवं क्रिक इसका आंसर रॉन्ग है। इसका आंसर होगा फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, और एक्सरे विवर्तन मेथड के द्वारा डीएनए की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया था। तो अगला पॉइंट नोट हमें करना है, डीएनए की संरचना का विस्तृत अध्ययन किसने किया है, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। किसने किया है, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने किया है। और एक्सरे विवर्तन विधि द्वारा किया है। कौन सी विधि के द्वारा किया है, एक्सरे विवर्तन विधि के द्वारा डीएनए की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया है। आगे हम बात करते हैं डीएनए को याद रखना जीवन का रासायनिक आधार कहा जाता है। जीवन का रासायनिक आधार, केमिकल बेस ऑफ लाइफ। दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो जीवन का भौतिक आधार फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, और एक जीवन का रासायनिक आधार। रासायनिक आधार कहेंगे डीएनए को, और भौतिक आधार कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म को, जीव द्रव को कहा जाता है। मैं यहीं पर लिख रहा हूं, जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट, डीएनए जो होता है ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जेनेटिक मटेरियल।
आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन काम करता है? डीएनए करता है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है। आगे हम बात करते हैं प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, या इसको रज्जुक कह सकते हैं, स्ट्रैंड कह सकते हैं, एक दूसरे के प्रति पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक तथा प्रति समानांतर होती है। एंटी पैरेलल होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल होती है। इनके या इसके सिरे पर फॉस्फो डाइएस्टर बंध उपस्थित होते हैं, जिनकी दिशा हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। जिनकी दिशा हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। अर्थात एक रज्जुक की दिशा 3' to 5' होती है, तो दूसरे रज्जुक की दिशा 5' to 3' होगी। दूसरे रज्जुक की दिशा 5' to 3' होगी। आगे हम बात करते हैं इसमें डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होगा प्यूरीन, एक होगा पिरिमिडीन। प्यूरीन के अंदर होते हैं एडिनिन, ग्वानिन। पिरिमिडीन में होते हैं साइटोसिन और एक थाइमीन या थियामीन। यहाँ पर क्या होता है, इसमें एडेनिन थियामीन से डबल बॉन्ड के द्वारा और साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, और ये जो बॉन्ड होते हैं ये यहाँ पर कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं ये आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, तो ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन आता है, पिरिमिडीन में साइटोसिन थियामीन आता है। एक यूरेसिल भी होता है, वो थियामीन के स्थान पर पाया जाता है, वो होगा आरएनए में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि आरएनए में थियामीन के स्थान पर पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षारक का नाम क्या है, तो वहां पर आंसर हम देते हैं यूरेसिल। क्या आंसर देंगे दोस्तों? यूरेसिल देंगे। तो यहां पर आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमें नोट करना है। इसमें एडिनिन थियामीन से द्विबंध द्वारा
डबल बॉन्ड द्विबंध द्वारा, और साइटोसिन ग्वानिन से त्रिबंध द्वारा, ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अर्थात इट मीन्स A डबल बॉन्ड T एंड C ट्रिपल बॉन्ड G। ये आपको इसमें याद रखना है स्ट्रक्चर में, A डबल बॉन्ड T C ट्रिपल बॉन्ड G। अब यहां पर ये नाइट्रोजन क्षारक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, इसको अब हम डायग्राम के अंदर सेट करते हैं, किस प्रकार से जुड़े रहते हैं एक बार डायग्राम में चेक कर लेते हैं हम। A डबल बॉन्ड T C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड T C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड T C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड T। इस प्रकार से ये आपस में जुड़े रहते हैं। A डबल बॉन्ड T C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड T C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड T C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड T C ट्रिपल बॉन्ड G। इसको बोलते हैं एक घूम। क्या कहते हैं इसको? एक घूम कहते हैं। और एक घूम में इनकी संख्या जो होती है पेयर्स की वो 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है, याद रखना। एक घूम में इनकी जो संख्या होती है वो 10 होगी, तो इसको बोलेंगे एक घूम। और इस एक घूम की लंबाई की यदि हम बात करें तो इस एक घूम की लंबाई होती है 34 अंगस्ट्राम। अंगस्ट्राम दूरी का मात्रक होता है। एक अंगस्ट्राम की वैल्यू 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होती है। बहुत छोटा मात्रक होता है दूरी का, स्मॉल यूनिट है ये दोनों रज्जुकों के मध्य की दूरी 20 अंगस्ट्राम है। एक घूम की लंबाई 34 अंगस्ट्राम है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दो पद हो गए, एक तो C ट्रिपल बॉन्ड G, एक A डबल बॉन्ड T। तो एक क्वेश्चन आता है कि दो क्रमागत पदों के मध्य की दूरी क्या होगी? तो दो क्रमागत पदों के मध्य की दूरी होती है 3.4 अंगस्ट्राम। कितनी होगी? 3.4 अंगस्ट्राम होती है। ये यहाँ पर जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हैं, इनको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे इनको? हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो ये डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं, दोनों की दिशा एक दूसरे के पूरक होती है, प्रति समानांतर होती है। सिरे पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाता है। इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। यदि एक की दिशा 3' to 5' होती है तो दूसरे की दिशा 5' to 3' होगी, याद रखना। नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के होंगे, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन होंगे, पिरिमिडीन में साइटोसिन थियामिन होंगे। एडेनिन थियामिन से डबल बॉन्ड के द्वारा, साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। ये जो बॉन्ड है इनको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, याद रखना। एक घूम की लंबाई 34 अंगस्ट्राम होती है। दो क्रमागत पदों के मध्य की दूरी 3.4 अंगस्ट्राम है। दोनों रज्जुकों के मध्य की दूरी कितनी है? 20 अंगस्ट्राम होती है। तो ये 2-3 पॉइंट हैं, इनको हम नोट कर लेते हैं आगे। दोनों
रज्जुकों के मध्य की दूरी की बात करें तो दोनों रज्जुकों के मध्य की दूरी होती है 20 अंगस्ट्राम। मैं इधर लिख रहा हूँ, 1 अंगस्ट्राम की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। अंगस्ट्राम क्या होता है? ये दूरी का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस ये दूरी का मात्रक होता है, दूरी का एक छोटा मात्रक होता है। अगला एक पॉइंट है, एक घूम की लंबाई। तो एक घूम की लंबाई यदि आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा? 34 अंगस्ट्राम। अगला आपसे पूछे कि एक घूम में नाइट्रोजन क्षारक के जोड़ों की संख्या, पेयर्स कितने पाए जाते हैं? तो जोड़ों की संख्या होगी 10। कितनी होगी? 10 होगी। 2 क्रमागत पदों के मध्य की दूरी की बात करें तो 2 क्रमागत पदों के मध्य की दूरी होगी 3.4 अंगस्ट्राम। कितनी होती है? 3.4 अंगस्ट्राम 2 क्रमागत पदों के मध्य की दूरी होती है। तो ये तो इसकी डीएनए की स्ट्रक्चर की बात हुई, जो कि वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। इसे वाटसन एवं क्रिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, डबल हेलिक्स मॉडल के रूप में पाया जाता है। यह मॉडल बी डीएनए है, याद रखना। यह मॉडल कौन सा है? बी डीएनए है। ये डीएनए का एक टाइप्स है, बी डीएनए का एक प्रकार होता है, दक्षिणावर्त होता है। कैसा होता है? दक्षिणावर्त होता है। बी डीएनए दक्षिणावर्त होता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। आगे कुछ और भी इसमें टर्म आती हैं। एक टर्म आती है इसके अंदर, डीएनए डीनेचुरेशन या डीएनए विकृतीकरण। एक तो होता है डीएनए डीनेचुरेशन, एक होता है डीएनए रीनेचुरेशन। डीएनए विकृतीकरण क्या होगा? डीएनए डीनेचुरेशन क्या होता है? अभी हमने जो डायग्राम बनाया था, इस डीएनए को यदि हम उच्च ताप पर रख दें तो उच्च ताप पर रखने पर दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि इनके मध्य नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य बने हुए बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, जिससे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसे तो कहेंगे डीएनए डीनेचुरेशन, डीएनए विकृतीकरण। और जब इस डीएनए को पुनः औसत तापमान पर, सामान्य टेम्परेचर पर रखा जाता है तो वापस से नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लग जाते हैं और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर क्रम में जुड़ करके डबल हेलिक्स मॉडल का निर्माण कर लेती हैं, जिसे कहा जाता है डीएनए रीनेचुरेशन, यानी पुनः निर्माण हो जाता है उसका, डीएनए का पुनः निर्मितीकरण हो जाता है, तो उसको कहेंगे डीएनए रीनेचुरेशन। तो 2 क्रियाएं आई, एक तो डीएनए डीनेचुरेशन और एक हुआ डीएनए रीनेचुरेशन। 2 टर्म और हम पढ़ेंगे, एक तो होगा हाइपरक्रोमेसिटी, एक होती है हाइपोक्रोमेसिटी। हाइपरक्रोमेसिटी एंड हाइपोक्रोमेसिटी। हाइपरक्रोमेसिटी का मतलब क्या होगा कि जब डीएनए को उच्च तापमान पर रखा जाता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं और ये प्रकाश की ज़्यादा मात्रा को अवशोषित करता है उस समय, जिसे कहा जाता है हाइपरक्रोमेसिटी। और जब डीएनए का पुनः निर्माण होता है, जब उसको ठंडा करते हैं तो धीरे धीरे प्रकाश अवशोषण की मात्रा घटती जाती है, जिसे कहा जाता है हाइपोक्रोमेसिटी। क्या कहते हैं? हाइपोक्रोमेसिटी। तो ये 2-4 टर्म हमने चर्चा की है, इन चारों टर्मों को हम लिख लेते हैं, चारों टर्म्स को। तो आइए नोट करते हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो मैंने आपको बताई है डीएनए डीनेचुरेशन। क्या नाम है? डीएनए डीनेचुरेशन, या इसको डीएनए विकृतीकरण के नाम से भी जाना जाता है। जब डीएनए को उच्च तापमान पर
रखा जाता है तो डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं अलग अलग होने लगती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बंध टूटने लगते हैं। इस प्रक्रिया को डीएनए डीनेचुरेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है? डीएनए डीनेचुरेशन कहते हैं। तो पहली टर्म हमारी हो गई डीएनए डीनेचुरेशन। नेक्स्ट टर्म है डीएनए रीनेचुरेशन। डीएनए रीनेचुरेशन। डीएनए रीनेचुरेशन क्या होता है? जब डीएनए को पुनः जो अलग अलग स्ट्रैंड हुए हैं उन दोनों स्ट्रैंड्स को पुनः सामान्य तापमान पर रखा जाता है, तो धीरे धीरे वापस से पुनः हाइड्रोजन बंध जुड़ करके पुनः दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक और प्रति समानांतर व्यवस्था में अरेंज हो जाती हैं, जिसे कहा जाता है डीएनए रीनेचुरेशन। री का मतलब होता है दोबारा से पुनः निर्माण होना। तो इसको हम लिख लेते हैं डीएनए, या अपन ये कह सकते हैं विकृतीकृत डीएनए को, विकृतीकृत डीएनए को जब सामान्य तापमान पर रखा जाता है तो नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य पुनः हाइड्रोजन बंध बनने लगते हैं, पुनः हाइड्रोजन बंध बनने लगते हैं तथा डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना बन जाती है, जिसे डीएनए रीनेचुरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीएनए रीनेचुरेशन कहते हैं। तो ये दो टर्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट टर्म आती है हाइपर क्रोमेसिटी और एक आती है हाइपोक्रोमेसिटी। हाइपर क्रोमेसिटी का मतलब होता है डीएनए डीनेचुरेशन जब होता है तो उस समय प्रकाश की किरणों का ज़्यादा अवशोषण करता है डीएनए, याद रखना, जिसे कहा जाता है हाइपर क्रोमेसिटी। डीएनए विकृतीकरण होने पर डीएनए प्रकाश की मात्रा का अधिक अवशोषण करता है, जिसे हाइपर क्रोमेसिटी कहते हैं। क्या कहा जाता है? हाइपर क्रोमेसिटी कहते हैं। और एक है हाइपोक्रोमेसिटी।
हाइपोक्रोमिसिटी का मतलब होगा कि जब रीनेचुरेशन होता है तो डीएनए के द्वारा प्रकाश अवशोषण की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, उसे कहेंगे हाइपोक्रोमिसिटी। क्या कहेंगे? हाइपोक्रोमिसिटी। तो डीएनए रीनेचुरेशन होने पर प्रकाश अवशोषण की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है, जिसे हाइपोक्रोमिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको हाइपोक्रोमिसिटी कहते हैं। तो ये 4 टर्म हमारे सामने यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। डीएनए डीनेचुरेशन, डीएनए रीनेचुरेशन, हाइपरक्रोमिसिटी और एक हो गया हाइपोक्रोमिसिटी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ये डीएनए से एमआरएनए का बनना ये कहलाता है अनुलेखन। क्या कहलाता है? अनुलेखन, या इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। एंड एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ये कहलाता है अनुवादन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। एमआरएनए से वापस डीएनए का बनना इसको कहते हैं व्युत्क्रम अनुलेखन। क्या कहेंगे इसको? व्युत्क्रम अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे इसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस पूरे प्रोग्राम को कहा जाता है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल डॉगमा थ्योरी, जिसे एफ क्रिक ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? एफ क्रिक ने। ये भी दोनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है? अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? अनुवादन। और ये पूरा जो प्रोग्राम है इसको कहा जाता है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल डॉगमा थ्योरी। और इसका जो प्रतिपादक है उसका नाम है एफ क्रिक। क्या नाम है? एफ क्रिक। तो इसको कहा जाता है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है, सेंट्रल डॉगमा थ्योरी कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। डीएनए से एमआरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? अनुवादन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवादन कहलाता है। अब अगला जो पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं वो ये है कि जब अनुलेखन क्रिया होती है, ट्रांसक्रिप्शन जब क्रिया होती है, तो उस समय डीएनए की जो संरचना अभी हमने बनाई थी, उस संरचना में 2 स्ट्रैंड थे। उन दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड ही भाग लेता है। जो स्ट्रैंड भाग लेता है उसे एंटीसेंस डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसेंस या एंटी कोडॉन डीएनए कहते हैं, या इसको कहा जाता है टेम्पलेट डीएनए कहते हैं, या उसको नॉन कोडिंग डीएनए भी कहा जाता है। और जो भाग नहीं लेता है उसे कहते हैं कोडिंग डीएनए। क्या कहते हैं उसको? कोडिंग डीएनए कहा जाता है। सेंस डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट हमें इसमें नोट करना है। अगला पॉइंट हमारा है इसके अंदर अनुलेखन क्रिया में। अनुलेखन को अंग्रेजी में कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन क्रिया में डीएनए का
केवल एक रज्जुक ही भाग लेता है, एक रज्जुक ही भाग लेता है, जिसे नॉन कोडिंग डीएनए या इसको एंटी सेंस डीएनए या टेम्पलेट डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट डीएनए कहा जाता है। तथा ऐसा रज्जुक जो अनुलेखन क्रिया में भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है, उसे कोडिंग डीएनए या उसको सेंस डीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको कोडिंग डीएनए या सेंस डीएनए कहा जाता है। तो ये भी कुछ चीज़ें थी, महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैंने आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। तो ये हमने पहला जो न्यूक्लिक अम्ल पढ़ा है उसका नाम है डीएनए। क्या नाम है? डीएनए। तो डीएनए की संरचना जो होती है वो डबल हेलिक्स मॉडल होती है। वाटसन व क्रिक ने बताया था, 1953 में मॉडल दिया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 1963 में किया गया था। विस्तृत संरचना का अध्ययन फ्रैंकलिन विल्किंस ने किया था, खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी, मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में इसकी खोज की थी, याद रखना। डीएनए में शर्करा डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है, पेंटोस शर्करा होती है, फॉस्फेट समूह भी होता है। डीएनए की जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो फॉस्फेट ग्रुप की बनी होती है। डीएनए की रीढ़ या इसको बैकबोन कहते हैं, बैकबोन किसकी बनी होती है? फॉस्फेट समूह की, फॉस्फेट समूह से निर्मित होती है, याद रखना, फॉस्फेट ग्रुप से बनी होती है। डीएनए लगभग 260 या अपन 2600 अंगस्ट्राम कह सकते हैं, 260 नैनोमीटर वाली जो तरंग दैर्ध्य होती है उसको अवशोषित करता है। डीएनए 260 अंगस्ट्राम या 2600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। ये जो डीएनए का मॉडल हमने पढ़ा है ये बी डीएनए होता है, ये दक्षिणावर्त होता है। और डीएनए के अंदर डबल हेलिक्स मॉडल के अब बाद भी हमने बताए हैं, जैसे 5x174 बैक्टीरियोफाज, G4, S13, M13 बैक्टीरियोफेज, इन सभी के अंदर एकल रज्जु के डीएनए पाया जाता है। और डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षारक प्यूरिन, पिरिमिडीन। प्यूरिन 2 रिंग वाले यौगिक होते हैं, पिरिमिडीन 1 रिंग वाला यौगिक होता है। प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन आते हैं, पिरिमिडीन में साइटोसिन, थियामिन, यूरेसिल आते हैं। डीएनए में 4 स्टार्टिंग वाले होंगे, यूरेसिल नहीं होगा। यूरेसिल किस में होगा? आरएनए में होगा। डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए का बनना कहलाता है अनुलेखन, जिसको अपन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बन जाती है, जिसको अपन कहेंगे अनुवादन। क्या कहेंगे? अनुवादन। टोटल ये सिद्धांत कहलाता है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, जिसे सेंट्रल डॉगमा थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा पहला जो पार्ट हुआ यहाँ पर कंप्लीट, वो हुआ है डीएनए। अब इसका डीएनए मेन काम क्या है डीएनए का? तो डीएनए याद रखना आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। जितने भी जंतु वायरस होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए ही होता है। पादप वायरस जो होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन होगा? आरएनए होगा, याद रखना। तो एक पॉइंट और नोट कर देता हूं मैं, जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए उपस्थित रहता है। और पादप वायरस में क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। डीएनए का मेन कार्य है जेनेटिक
इंफॉर्मेशन को एक तरीके से ट्रांसमिट करना, या हम ये कह सकते हैं कि आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण में क्या होता है, सहायक होता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। तो पहला यहाँ पर कंप्लीट हो गया डीएनए। अगला इसमें बी पार्ट हम पढ़ते हैं आरएनए। बी पार्ट है इसका आरएनए। सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या होगा, तो आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होगा। शर्करा की बात करें तो इसमें शुगर पाई जाती है राइबोस शर्करा। कौन सी शर्करा पाई जाती है इसके अंदर, राइबोस शर्करा पाई जाती है। संरचना की बात करें तो इसकी संरचना होती है एकल रज्जुकीय सिंगल स्ट्रैंडेड। संरचना के अपवाद की बात करें तो इसका एक अपवाद है रियो वायरस, और रियो वायरस जो होता है इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, याद रखना। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है रियो वायरस के अंदर। आरएनए जो होता है ये कहाँ पर होता है, ये याद रखना, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, केंद्रिका के अंदर उपस्थित होता है। यह है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव्य क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है, तथा केंद्रिका न्यूक्लियोलस में उपस्थित होता है। तो एक कोशिका द्रव्य में होगा और किसके अंदर होता है, केंद्रिका के अंदर भी पाया जाता है। संरचना कैसी होगी इसकी, एकल रज्जुकीय होगी। इसमें इसका जो मेन कार्य होता है ना, ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। मुख्य कार्य की बात करें हम, इसका प्रमुख कार्य की बात करें तो इसका मेन कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण के अंदर ये सहायक होता है। आगे हम बात करते हैं, इसमें दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन वेसेज उपस्थित होते हैं। वही प्यूरीन होगा और एक पिरिमिडीन होगा, याद रखना। जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एक तो होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरीन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडीन में साइटोसिन और एक होगा यूरेसिल, याद रखना यूरेसिल। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो नोट लगा के मैं लिख देता हूं नीचे यहां पर। आरएनए में
आरएनए में, कॉमा लगाया है मैंने यहाँ पर, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की है, डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षारक थियामीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में, डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षारक थियामीन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल उपस्थित होता है। तो नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के हो गए, एक तो प्यूरिन और एक हो गया पिरिमिडीन। अब इसकी संरचना जो होती है वो एकल रज्जु की होती है। एकल रज्जु की किस तरीके की होती है? इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, एक तरीके से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इसके अंदर होता क्या है? वही एडेनिन थियामीन से जुड़ता है, साइटोसिन इसमें यूरेसिल से जुड़ता है, याद रखना। इसके अंदर एडेनिन तो थियामीन से डबल बॉन्ड के द्वारा और साइटोसिन ग्वानिन से, यूरेसिल से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। यानी इसमें ए डबल बॉन्ड, एडेनिन तो यूरेसिल से जुड़ गया थियामीन की जगह पर, और साइटोसिन ग्वानिन से। ये सेम रहेगा, इसमें टी की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। ए डबल बॉन्ड यू और सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ये इसमें प्रोग्राम रहेगा। इस तरीके से इसमें जुड़े रहेंगे। तो एडेनिन यूरेसिल से जुड़ेगा, इसमें याद रखना। उसमें थियामीन से जुड़ रहा था, इसमें यूरेसिल जुड़ेगा, क्योंकि थियामीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो ये इस प्रकार से इसकी ये क्या है? आरएनए की संरचना है। ये किसका फिगर है? ये आरएनए की संरचना। इसकी संरचना है, ये आरएनए की संरचना है। तो आरएनए की स्ट्रक्चर एकल रज्जु की होती है और डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है? डबल स्टैंडर्ड या द्विरज्जु की होती है। आगे हम बात करते हैं इसमें आरएनए के प्रकार। टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए के बारे में क्या क्या जानकारी हमने प्राप्त की है अभी तक? आरएनए का पूरा नाम क्या हो गया? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। शर्करा पाई जाती है राइबो शर्करा। संरचना होती है एकल रज्जु की, सिंगल स्ट्रैंडेड। अपवाद है रियो वायरस। रियो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ये कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में होता है। प्रमुख कार्य होता है इसका प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन में होंगे एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडीन में होंगे साइटोसिन यूरेसिल। यानी आरएनए में, डीएनए में पाई जाने वाले नाइट्रोजन क्षारक थियामीन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अगला जो अपन बात करते हैं इसके अंदर आरएनए के प्रकार। आरएनए के प्रकार की बात करें तो आरएनए दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आनुवांशिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए। एक होता है अनानुवांशिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। आनुवांशिक आरएनए जो होता है ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है ये, और अनानुवांशिक आरएनए होता है ये तीन प्रकार का होगा। इसके भी आगे तीन टाइप से हैं। एक होगा आरआरएनए,
एक होगा tRNA, एक होगा mRNA। M4 मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA। तो आरएनए कितने टाइप्स का हो गया? 2 टाइप का, आनुवांशिक आरएनए, अनानुवांशिक आरएनए। इसका मतलब क्या है? यद्यपि ये सामान्यतया जीवों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे वायरस, पादप वायरस जो होते हैं, उनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन काम करता है? आरएनए। तो उसे क्या कहेंगे? आनुवांशिक आरएनए कहेंगे, या उसे जेनेटिक आरएनए कहा जाता है। और अनानुवांशिक आरएनए का मतलब होता है जिसमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता है, उसे क्या कहेंगे? अनानुवांशिक आरएनए कहा जाता है। तो आनुवांशिक आरएनए का मतलब क्या होगा? आनुवांशिक आरएनए सामान्यतया सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए कार्य करता है, लेकिन कुछ जैसे पादप वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए उपस्थित होता है, ऐसे आरएनए को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक आरएनए कहते हैं। और एक होता है अनानुवांशिक आरएनए, इसको कहेंगे जेनेटिक आरएनए, इसको कहेंगे नॉन जेनेटिक आरएनए। और नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होगा? यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता है, यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता है। और यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला आरआरएनए, दूसरा टीआरएनए, और तीसरा होता है एमआरएनए। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं आरएनए, या इसको कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए। क्या कहा जाता है? राइबोसोमल आरएनए। यह आरएनए का सर्वाधिक स्थायी रूप है, याद रखना। सबसे लंबा जीवन काल होता है इसका, सर्वाधिक स्थायी रूप है ये आरएनए का, सर्वाधिक स्थायी रूप है ये, सर्वाधिक लंबा जीवन काल होता है। इसका निर्माण जो होता है वो केंद्रिका में होता है। किस में होता है? केंद्रिका में होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। और ये कुल आरएनए का
लगभग 80 से 85% भाग होता है और सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है ये आरएनए। सर्वाधिक स्थायी रूप है, सर्वाधिक लंबा जीवन काल है, निर्माण केंद्रिका में होगा। कुल आरएनए का 80 से 85% भाग होता है, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। कार्य की बात करें तो ये टीआरएनए और एमआरएनए को संधि तल प्रदान करता है। संधि तल का मतलब होता है उसे जुड़ने के लिए। जैसे यह टीआरएनए को राइबोसोम की बड़ी उप-इकाई से जोड़ता है और एमआरएनए को राइबोसोम की छोटी उप-इकाई से जोड़ता है। राइबोसोम में 2 इकाई पाई जाती हैं। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, एक तो 70S, एक 80S। एक तो होता है 50S प्लस 30S, एक होता है 60S प्लस 40S। ठीक है, तो 60S, 40S, 50S, 30S ये राइबोसोम की उप-इकाइयाँ होती हैं। इनसे जोड़ने का जो संधि तल प्रदान करता है वो कौन करता है? आरएनए करता है। हमारे शरीर में प्रोटीन के निर्माण के लिए ये सारी प्रक्रिया बहुत ही जरूरी होती है। तो इसका कार्य है कि यह टीआरएनए तथा एमआरएनए को जुड़ने के लिए संधि तल प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? संधि तल प्रदान करता है। यह टीआरएनए को राइबोसोम की बड़ी उप-इकाई, सब यूनिट्स तथा एमआरएनए को राइबोसोम की छोटी उप-इकाई से जोड़ने का कार्य करता है। तो राइबोसोमल आरएनए का सर्वाधिक स्थायी रूप होता है, सर्वाधिक लंबा जीवन काल होता है, निर्माण केंद्रिका में होता है। कुल आरएनए का 80 से 85% भाग होता है, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। टीआरएनए तथा एमआरएनए को जुड़ने के लिए संधि तल प्रदान करता है। यह टीआरएनए को राइबोसोम की बड़ी उप-इकाई और एमआरएनए को राइबोसोम की छोटी उप-इकाई से जोड़ता है। अगला जो इसका बी पार्ट आता है वो है टीआरएनए। टीआरएनए को स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं या इसको ट्रांसफर आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। टीआरएनए की यदि हम बात करें तो इसका जो निर्माण होता है वो केंद्रक में होता है। डीएनए द्वारा होता है। कुल आरएनए का 10 से 15% भाग होता है। इसको सोल्यूबल आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। इसे अनुचलक आरएनए या अडेप्टर आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। इसको सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, अडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। कुल आरएनए का 10 से 15% भाग होता है। केंद्रक में निर्माण होता है, डीएनए के द्वारा होता है। इसकी जो संरचना होती है वो एक वैज्ञानिक था, हॉली नामक वैज्ञानिक ने इसकी संरचना क्लोवर पत्ती, मेथी की पत्ती आती है ना, इस तरीके की क्लोवर पत्ती नुमा बताई है। इसलिए इसे क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है इसको? क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो निर्माण केंद्रक में डीएनए द्वारा होगा। कुल आरएनए का 10 से 15% भाग होता है। सॉल्यूबल आरएनए कहते हैं, अनुचलक आरएनए कहते हैं, अडेप्टर आरएनए कहा जाता है। हॉली नामक वैज्ञानिक ने इसकी संरचना क्लोवर पत्तियों में बताई है, इसलिए इसको क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब काम क्या करता है ये? फंक्शन की बात करें हम तो टीआरएनए नाम से स्पष्ट है, प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो अम्लों से, अमाइनो एसिड से। और टीआरएनए क्या काम करता है? ये श्रृंखला पर, चेन पर एमिनो अम्लों का स्थानांतरण करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए के नाम से जाना जाता है। तो यह है प्रोटीन निर्माण के लिए श्रृंखला या चेन पर एमिनो अम्लों का स्थानांतरण करता है। क्या काम करता है? एमिनो अम्लों का स्थानांतरण करता है। प्रोटीन निर्माण के लिए श्रृंखला पर एमिनो अम्लों का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, या इसको कहा जाता है संदेशवाहक आरएनए। क्या कहा जाता है? संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। ये कुल आरएनए का लगभग 2 से 5% भाग होता है। इसके बारे में जो बताया था इसके खोजकर्ता वो है जैकब तथा मोनार्ड। क्या नाम है? जैकब तथा मोनार्ड ने बताया था, याद रखना। कुल आरएनए का 2 से 5% भाग होता है। ये सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है। इसका निर्माण भी डीएनए के द्वारा होता है। इसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है? डीएनए द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को अभी हमने क्या कहा था? अनुलेखन कहा था। क्या कहा था? अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। तो अनुलेखन के द्वारा इसका निर्माण होता है, डीएनए द्वारा होता है, केंद्रक में निर्माण होता है। और कार्य की बात करें कि इसका फंक्शन क्या है, तो ये प्रोटीन निर्माण की सूचना देता है, संदेश देता है कि प्रोटीन का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो ये क्या काम करता है? प्रोटीन निर्माण की सूचना देना या संदेश देना इसका काम होता है कि प्रोटीन का निर्माण हो चुका है। तो ये बात हुई दोस्तों आरएनए के बारे में। तो आरएनए जो होता है वो राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका पूर्ण नाम होता है। इसकी खोज भी फ्रेडरिक मिशर ने ही की थी, मवाद कोशिका में ही की थी। संरचना एकल रज्जु की ही होती है आरएनए की संरचना। आरएनए में वही नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, प्यूरिन भी होता है, पिरिमिडीन भी होता है। प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन पाया जाता है। पिरिमिडीन में साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। थियामिन नहीं होता है, थियामिन केवल डीएनए में होगा। एडेनिन यूरेसिल से डबल बॉन्ड द्वारा, साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। इसके अलावा आरएनए जो होता है वो 2 प्रकार का बताया है, आनुवांशिक आरएनए, अनानुवांशिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए का मतलब होता है जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। अधिकांश पादप वायरस के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है। और अनानुवांशिक आरएनए का मतलब होता है जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम नहीं करता है, जैसे ये तीनों आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। सबसे ज़्यादा मात्रा में आरआरएनए होता है। कुल आरएनए का लगभग 80 से 85% भाग होता है। आरएनए का सर्वाधिक स्थायी रूप होता है, जीवन काल सबसे लंबा होता है, प्रोटीन निर्माण में मेन सहायता प्रदान करता है। एमआरएनए टीआरएनए को राइबोसोम के उपिकाइयों से जुड़ने के लिए संधितल प्रदान करता है। दूसरा अपन ने पढ़ा था टीआरएनए, जिसको क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। कुल आरएनए का 10 से 15% भाग होता है। टीआरएनए प्रोटीन निर्माण के लिए एमिनो अम्लों को ट्रांसफर करता है चेन पर, जिससे प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। अनुचलक आरएनए कहते हैं उसको, अडेप्टर आरएनए कहते हैं, सॉल्यूबल आरएनए कहा जाता है। एमआरएनए कुल आरएनए का 2 से 5% भाग होता है।
जैकब मोनार्ड ने इसके बारे में बताया था। सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है, निर्माण डीएनए द्वारा होता है, काम क्या करता है, प्रोटीन निर्माण की सूचना देता है। तो ये दोस्तों आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो काम करते हैं डीएनए और आरएनए, जंतु वायरस में डीएनए करता है, पादप वायरस में आरएनए करता है। कुछ इसके अपवाद होते हैं, वो अलग बात है, जैसे पोलियो वायरस है, जंतु वायरस है, लेकिन आरएनए वायरस पाया जाता है। अभी कोविड का आया था कोरोना, कोविड-19 है जंतु वायरस, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ याद रखना आरएनए होता है। HIV वायरस होता है, होता जंतु वायरस है, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है। तो HIV, कोविड-19, पोलियो वायरस, इन सभी के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है, आरएनए होता है। जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, एकल रज्जु की आरएनए पाया जाता है। तो ये दोस्तों बात हुई आज क्लास में हमारी। अभी हमने बात की है न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें डीएनए और आरएनए के बारे में हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आगे कि मेडल ने ये जो शब्दावली हमें दी है, ये शब्दावली आगे हमारी काम आएगी, क्योंकि अभी हमको पढ़ने हैं मेडल के आनुवांशिकता के नियम। मेडल ने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे दोस्तों। पहला प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीनों नियमों की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो 2 प्रयोगों से मानी जाती है, जिसे मेडल का एकल संकर संकरण का प्रयोग कहते हैं और दूसरा मेडल का द्विसंकर संकरण का प्रयोग कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन दोनों प्रयोगों से 3 नियमों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो अब हम इसके बाद मेडल का एकल संकर संकरण का नियम पढ़ेंगे और एकल संकर संकरण के नियम में मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए, किस प्रकार से क्या परिणाम प्राप्त हुए, उन सभी की जानकारी अब हम प्राप्त आगे करने वाले हैं।